एंड दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? बोलो। नहीं, सेकेंड 5 ईयर प्लान। इंडिया की बात करो, गुलाम इंडिया की, इंडिया वॉज 15 अगस्त के बाद इंडिया बना 47 के। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्पिटस हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में दिया था। देखो, सबसे पहले हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 की, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी यही लिखा था कि आपकी स्टेट जो है उसका ज्यादा किरदार रहेगा। और किस में किरदार रहेगा? हैवी इंडस्ट्री में, हर चीज में ग्रोथ में स्टेट का ज्यादा रोल रहेगा। 56 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई वो बिल्कुल नेहरू महलनोबिस प्लान से, सेकंड 5 ईयर प्लान से मेल खाती थी। उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने भी यही बोला कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करनी है, हमें सेल्फ रिलायंस मॉडल दिखाना है, हमें ग्रोथ दिखानी है, और हमें हैवी इंडस्ट्री को अपना स्ट्रेंथ बनाना है, ताकि उसके बाद कैपिटल गुड्स बन के क्या हो, फिनिश प्रोडक्ट हम खुद बनाएं, बाहर से हम कम से कम लें, और उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स फिर सारी इकोनॉमी में फैलें, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उससे लोगों के पास परचेजिंग पावर आए, लोग सामान खरीदना शुरू करें, ये सब चीजें होनी शुरू हो जाएं हमारे यहाँ पर, हमने बोला। लेकिन मोमेंटम सस्टेन नहीं हो पाया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी भी बूम नहीं हुआ हमारे देश में। कभी भी हम थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, आई वुड नॉट से, जापान, वो तो बहुत ही बड़ा हो गया, खैर, हम कभी भी, चाइना, हम कभी भी इनके लेवल की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर पाए। क्यों? पहले तो सोच, हमारी सोच कमांड इकोनॉमी की थी, और स्टेट कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। जैसे ही स्टेट फैक्ट्री खोलेगा, गरीब लोग मांगने आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्राइवेट बंदा फैक्ट्री खोलेगा, कोई मांगने नहीं जाएगा, तब लोग काम मांगने जाएंगे। जब स्टेट खोलेगा तो लोग चंदा मांगने जाएंगे, फ्रीबीज ज्यादा हो जाएंगी उसमें, पहली चीज। तो दूसरी चीज, इस कमांड इकोनॉमी के चक्कर में तुमने प्राइवेट उद्योगपतियों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, बहुत ज्यादा रोककर रखा हुआ था। जैसे कि आपने ये एक्ट बनाई, जो इंडस्ट्रीज एक्ट थी 1951 की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट या इंडस्ट्रीज एक्ट भी इसको बोलते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट थी, उसमें लेबर लॉज बहुत स्ट्रिंजेंट करे हुए थे। फिर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो MRTPA बोलते हैं जिसको, वो एक्ट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी 1969 की, जो बोला करती थी कि तुम क्या बनाओगे, कितना बनाओगे, कैसे बनाओगे, उसको कितने दाम पर बेचोगे, और किसको बेचोगे। जब हर चीज ही तुम हमें बता रहे हो तो खुद ही कर लो। हमें फैक्ट्री क्यों खोली है? मतलब फैक्ट्री हमने ऐसे ही खोली है। मान लो मुझे कई बार दिल्ली से फोन आ जाता है, मुझे बोलते हैं कि तुमने ये टॉपिक करवाना है, इतने टाइम में करवाना है, ये नोट्स देने हैं, ऐसे पढ़ाना है, ऐसे नहीं पढ़ाना। मैं जवाब यही देता हूँ जो अभी दिया था, अभी खुद ही पढ़ा लो आके। जब सब कुछ ही तुमने खुद बताना है, मुझे स्पून फीड करना है जब तुमने मुझे, तो मेरा इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस टीचर या सेंटर हेड होने का क्या फायदा? देन यू डू इट, मिस्टर झा, यू कम हियर एंड यू डू वॉट एवर यू वांट टू, आई डोंट केयर। तुम ही पढ़ाओ ना, और पढ़ाकर देखो कभी। तुम तो अब तो बाबा बने हुए हो, ज्ञान बांट रहे हो, अब तो तुम मेरे भी मेंटोर बने हुए हो, आगे विश्व गुरु बने हुए हो तुम। लेकिन आकर जरा मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट संभालने, इंक्लूडिंग एक ऑप्शनल का ग्रैंड सब्जेक्ट और हिंदू करंट अफेयर्स, कितने आसान होते हैं, है ना? रातों की नींद, दिन का चैन, सब चला जाता है, बाबू सोना सब चला जाता है, एवरीथिंग गोज अवे। यस, सो यही तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर के साथ हो रहा था। उनको बहुत ज्यादा मनूवर किया जा रहा था, आर्म ट्विस्ट किया जा रहा था, उन पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस फैल रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज, सोशलिज्म के कारण कमांड इकोनॉमी, लाइसेंस राज, परमिट राज, जो मैंने डी बताए थे ना, उनमें से सब डी हटा दो। सारे कंट्रोल, रेगुलेशन, लाइसेंस नॉर्म्स, ये सब चीजें थी। इन्वेस्टमेंट, डी इन्वेस्ट की जगह सरकार इन्वेस्ट, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइज कर रही थी सरकार, इन सब पूंजियों को अपने घेरे में ला रही थी सरकार। फिर तीसरी चीज यार, लैंड, ऑब्वियसली तुम्हारे पास लैंड की हमेशा से कमी रही है। पहले जमींदारी सिस्टम था, तब लैंड नहीं था। जमींदारी के बाद लैंड रिफॉर्म्स करे, वो भी फेल हुए। उसका कुछ और कारण था लैंड रिफॉर्म, वो बताऊंगा लैंड रिफॉर्म्स में फेल होने का।
उसके बाद वैसे भी पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया तुम्हारा कि जबरदस्ती नसबंदियां करनी पड़ी। इसी कारण से करनी पड़ी क्योंकि पर कैपिटल रिसोर्सेज तुम्हारे बहुत ज्यादा अनअवेलेबल। आज भी इंडिया 17 to 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड ओनली 2% ऑफ लैंड। उसमें से भी 33% आपको पेड़ों में लगाना है। रह कितना गया? कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे पास। 1.66% ऑफ द वर्ल्ड लैंड। मतलब अब बंदे पैदा होकर गिरने लग जाएंगे समुद्रों में, यह हाल होगा। जैसे होता है ना बसों में जो लटके हुए होते हैं, अब इंडिया में भी लोग ऐसे ही लटके होंगे समुद्र तट पर। इतना तुम्हारी जनसंख्या बढ़ गई है, डेक्कन प्लेट्यू नीचे हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये यूपी इज अ यूनिवर्स। यूपी तो एक अलग ग्रह है ना, एक अलग मंगल, एक 10th प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। पता नहीं क्या होगा यूपी का, आई डोंट नो क्या होगा। हाँ, आई डोंट नो भी यूपी का क्या होगा। तीसरी चीज यार, तुम एक डेमोक्रेसी रहे हो और तुम जबरदस्ती किसी से लैंड नहीं छीन सकते। यहाँ पर सिंपल, लैंड एक्वायर करना बहुत मुश्किल है तुम्हारे यहाँ। चाइना में क्या है, बुलडोजर फेर दो, लैंड पर भी बंदे पर भी, तो और जो मर्जी बना लो। लेकिन इंडिया में इट इज नॉट अलाउड, इंडिया में ऐसा नहीं है। एक और चीज कही जाती है कि इंडिया और चाइना के ग्रोथ रेट में हमेशा 2% का इम्पैक्ट होता है। वो 2% इंडिया कम क्यों होता है? डेमोक्रेसी के कारण। चाइना 2% हमेशा एक्स्ट्रा ग्रो करा है हमसे, अथॉरिटेरियनिज्म के कारण। हाँ, गरीब हटाओ, गरीबी प्लस गरीब दोनों हटा दो। अगर गरीबी हटाने के लिए गरीब नहीं हट रहा तो गरीब को ही हटा दो। ये चाइना का लॉजिक है। ठीक है, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, यूजुअली ऐसा नहीं होता। फिर चौथी चीज, इंडिया में एफडीआई, देखो एफडीआई ओपन अप तो हुआ लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज्यादा नहीं हुआ। रुपी को हमने इतना ज्यादा कन्वर्टेबल नहीं किया, इसलिए भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फेल हुआ। देन यू डिड नॉट फोकस ऑन द ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों ही तुमने निग्लेक्ट की। यस, ये मानकर चलना पड़ेगा, ये दोनों चीजें तुम्हारी निग्लेक्टेड है। और इकोसिस्टम भी तुम्हारा ऐसा है कि यू नो हाइजीन नहीं है, ऑब्वियसली एजुकेशन नहीं है इसीलिए हाइजीन नहीं है। खुले में शौच करना भी तुम्हें अच्छा लगता है, लिबरल लगता है कि हमें तो आजादी मिलती है खुले, हाँ बहुत मजा आता है, आजादी मिलती है हमें खुले में शौच करने में। तो ये, हाँ ये ठंडी हवा आती है, वो बोल रहा है, तो हाँ योगा हो जाती है ना, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। मतलब जिम जाने से अच्छा है खुले में शौच कर लो। तो हाँ, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, ये सारी चीजें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा पहले से ही पिछड़ा हुआ है, पुल कम है, रोड्स कम है, आज भी रूरल कनेक्टिविटी नहीं है, ये सारी चीजें आज भी तुम्हारे देश में हो रही हैं। देन सर्विसेज, देखो समवन्स लॉस इज समवन्स गेन। तुमने क्या किया, सर्विसेज को तुमने बहुत सालों तक तो टैक्स ही नहीं किया। जब टैक्स किया भी तो सर्विसेज सेक्टर को क्या किया, टैक्स हॉलीडेज दे दी, और मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक बहुत कम टैक्स किया। फिर जब तुमने ओपन अप किया, डायरेक्टली तुमने सेकंड पर ना फोकस करके तुमने थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। उसके भी कुछ कारण है, वो इसी में अगले टॉपिक में आ जाएंगे कि व्हाई सर्विसेज, व्हाई डिड वी गो फॉर सर्विसेज। देखो पहले तो सर्कमस्टांसेस थे। मान लो इंडिया में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए, बूम आ गया। क्यों? क्योंकि फॉरेन में चीप लेबर फोर्स जो अभी अभी पैदा हुई है इंडिया की, उसकी डिमांड बढ़ गई थी। इन्फोसिस, टीसीएस ने हजारों इंजीनियर अपने यूरोप, अमेरिका, हमारे टाइम में भी भेजे। मतलब हर बंदे की बाहर लग रही है ट्रेनिंग, जिसकी भी कोई 4 साल अमेरिका रहकर आ रहा है, कोई 5 साल ऑस्ट्रेलिया रहकर आ रहा है, कोई यूएसए रहकर आ रहा है। नौकरी चाहे वही 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए साल की है, लेकिन बाहर जाने का या ऑन साइट जाने का मौका उनको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर और आईटी में इंजीनियरिंग कर ली। यही लॉजिक था। तो इतने सारे तुम्हारे इंजीनियर्स, क्योंकि इंडिया की सॉफ्टवेयर वर्कफोर्स की इतनी ज्यादा डिमांड हो गई एकदम। 1990 और 2000 का दशक वाज द बीपीओ रेवोल्यूशन इन इंडिया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर रेवोल्यूशन। दैट वाज द कॉल सेंटर रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाई? एक, ओके, हाँ, एक क्या है, एक इंग्लैंड की आंटी ने जर्मनी की बॉश की वॉशिंग मशीन ले ली। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया। अब इंग्लैंड की आंटी को जर्मन की बॉश की वॉशिंग मशीन में कुछ फॉल्ट आ गया,
कोई सिक्का फंस गया होगा या कुछ फंस गया होगा उसमें, दातुन वातुन आंटी की। तो वो जो, अब वो मशीन चल नहीं रही। अब अगर जर्मनी में कस्टमर केयर पर कोई बंदा बैठेगा और वो जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा, इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेट करेगा, वो लाखों रुपए ले लेगा। मतलब लैंग्वेज इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। किसी की दूसरे की भाषा को खुद की भाषा में ट्रांसलेट करके बताना, इससे मुश्किल काम दुनिया में कोई नहीं है। तो एक फॉरेनर को, वो भी जिसकी मातृभाषा ही जर्मन है, जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है, तो उसके साथ अंग्रेजी में इंटरेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पहली चीज। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमारे यहाँ इतने सारे बच्चे, इतने सारे कॉन्वेंट स्कूल, इतने सारे हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, तो हम इन चीजों में परिपक्व हो गए थे। और हमें फोन पर बैठने की आदत, नए नए फोन मिले थे हमें कि बताओ जी हमें बात करनी है, करवाओ बात, मैडम से करवाओ बात। तो उसकी वो आंटी की कंप्लेंट इंग्लैंड वाली की, हम यहाँ इंडिया में बैठकर पूरी कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस which is not being done in Germany but which is outsourced to a cheaper labor of India, बॉम्बे में। और क्योंकि उनके और हमारे टाइम नहीं मैच करते थे, इसीलिए बीपीओ 24 घंटे चलते थे। रात की शिफ्ट होती, नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, डे शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, ये 5-7 शिफ्ट में बीपीओ जिस जिस देश को हमसे जरूरत पड़ती थी। अब जैसे अमेरिका और इंडिया का 12 घंटे का डिफरेंस है, अगर डेनवर कोलोराडो वगैरह का देखो, या अगर कनाडा का देखो तो अप्रोक्सीमेटली ओंटारियो का 12 घंटे का, 12 साढ़े 12 घंटे का है फर्क। सिंगापुर का 5-7 घंटे का है, इटली का 6 घंटे का है, तो हर यूरोप का 5.5 घंटे का है, तो 7 शायद। तो हर जगह का अपने अपने हिसाब से शिफ्ट चालू हो रही है। उस हिसाब से फिर हम यहाँ पर बीपीओ ऑफिस खोला करते थे। तो इंडियंस को इस चीज में फायदा दिखा और सर्विसेज सेक्टर हमने एकदम से ओपन अप कर दिया। फिर क्योंकि हमने एजुकेशन सेक्टर को लिबरल किया, रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, मोनोपोली हटा दी, हजारों कॉलेजेस को लाइसेंस दे दिए। इनफैक्ट इससे नुकसान क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी नहीं आई। कि तुमने एक लीगल नॉर्म पूरा करना है, क्या तुमने एक आईटी का या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, उसकी मैंडेट यूजीसी ने दे दी कि 20 कंप्यूटर की एक लैब होनी चाहिए। तुमने सस्ते कंप्यूटर सड़े हुए उठाकर, वो जो कबाड़ के होते हैं स्क्रैप के, बस चलता कर दिया उनको, और उनके साथ एक कंप्यूटर लैब तुमने एस्टैब्लिश कर ली। टीचर चाहिए, जो लास्ट ईयर 4th ईयर के बच्चे थे तुम्हारे, उन्हीं को तुमने आगे टीचर रख लिया, उन्हीं को प्रोफेसर रख लिया, उनको एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की पदवी दे दी। 2-4 जो रिटायर हुए बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको एचओडी बनाकर पीएचडी, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर कटारिया, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर गुप्ता, ये सब उनको एचओडी की पदवियां दे दी। क्या आसान, क्या मुश्किल है इंजीनियरिंग कॉलेज चलाना, कुछ भी नहीं। विद्यापीठ चलाना ज्यादा मुश्किल है, पढ़ाना पड़ता है ढंग से, अच्छी चीजें। वहां पर कुछ पढ़ाना भी नहीं है, और एक बार इंजीनियर बन गया अपने आप पास हो जाएगा, चाहे पर्चियां बनाकर हो जाएगा, सप्लियां लाकर हो जाएगा, केयू में सेटिंग कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, अपने आप पास हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? तो हाँ, ज्यादा ज्यादा तो नहीं आ रहा समझ में। हाँ, तो ये चीज है। सर्विसेज सेक्टर तुम्हारा बूम हुआ है ना, इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन के कारण। आईटी रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था तुम्हारे यहाँ। फिर मैन्युफैक्चरिंग को एक और बंदे ने बर्बाद कर दिया, किसने? सिंग सुन सॉन्ग, चाइना, चाइनीज इंपोर्ट्स, 11 जिंगपिंग, है ना। इन लोगों ने, इन लोगों ने, यस, इन लोगों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। कैसे? डंपिंग करके। अब दो कॉन्सेप्ट तुम्हें यहां बताऊंगा, एक बेगर दाई नेबर, अपने नेबर को भिखारी बना देना, पड़ोसी को। दूसरा डंपिंग, कबाड़ सारा वहां पर फ्लड कर देना। देखो, डंपिंग क्या होती है कि मैं चाइना के अंदर एक सीएफएल 100 रुपए की बनाता हूं, या 10 युआन के आसपास की बनती है। इंडिया में मैं वही सीएफएल को 70 रुपए की बेच रहा हूं। मेरी मंशा क्या है? मेरी मंशा ये है कि मैं इंडिया की इंडिजिनस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दूं और इंडिया की मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को फ्लड कर दूं। इनफैक्ट इसमें दो चीजें आती हैं। पहली चीज ये आती है कि मेरे यहां वो चीज चल नहीं रही, मेरे वहां का वो रिजेक्टेड माल है, बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट वहां पर रिजेक्ट हो जाते हैं। या वो जो कनाडा, क्योंकि कनाडा के लिए भी चाइना बना रहा है टॉयज, गुजरात, इंडिया के लिए भी बना रहा है,
अफ्रीका के लिए भी बना रहा है, हर जगह। कनाडा में वो टॉक्सिक टॉयज नहीं चलेंगे जिनके हाथ से रंग उतर रहा है। एक ऐसा गुड्डा ले आए तुम, उसके हाथ से जाओ जाओ, अगर मुंह धोया हो आप, मतलब अब गेड़े खा रहे हो, मेरे को भी नींद आ रही है, 1 2 3 नंबर पर सोना अलाउड नहीं होता, ड्राइवर भी सो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो पीछे वाले सो सकते हो, अगर सोना है तो पीछे प्रशांत के साथ चले जाओ। तो अगर सोना है तो 1 2 3 सीट पर सोना अलाउड नहीं है। सो सकते हो, मेरी क्लास में खराटों की आवाज नहीं आनी चाहिए, बस मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सो नो, यू कैन टेक अ वॉक, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाकर आ सकते हो उसमें कोई, हाँ, यू कैन जस्ट रिलैक्स, यू कैन गो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, बाबा रामदेव की तरह, अंगड़ाइयां लो। हाँ, तो आप फिर आ जाओ आप 2 मिनट में, ठीक है। सो वेयर वाज आई, तो डंपिंग। डंपिंग में मैं क्या करूंगा, मेरी ये मंशा हो सकती है कि या तो मेरे यहाँ का सारा रिजेक्शन इंडिया पहुंचा दूं, वैसे भी मुझे तो कबाड़ में फेंकना है, इंडिया वाले उसको 50 रुपए में खरीद लेंगे, रिफर्बिश्ड माल की तरह उसको खरीद लेंगे, सस्ते को, डिफेक्टेड को, या ठीक कर लेंगे उसको। तो मैं कुल मिलाकर दोनों सूरतों में इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, बट फॉर इंडिया इट इज अ लूज लूज सिचुएशन। एक तो मुझे इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मेरी हेल्थ को वो खराब कर रहे हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, और फिर मेरे मार्केट, यस, मेरे मार्केट्स को फ्लड कर रहे हैं वो चीपर गुड्स से। उसके बाद मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी कल को चाइना की, मेरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा। फिर मेरे प्रोडक्ट भी क्या करेंगे, ब्रांडिंग शुरू कर देंगे। चाइना की सीएफएल लाए और उसपे सूर्या का ठप्पा लगाया, सिस्का, बजाज, ये सब चाइनीज हैं, हेवल्स, ये सब चाइनीज आ रहे हैं, उनका ठप्पा लगाया और तुम्हें बेच दिया। तभी तो तुम्हारी सीएफएल्स की रिप्लेसमेंट है 2 2 3 3 साल की। जब आ ही इस रेट में रही है, वहां से 50 रुपए की आ रही है, स्टैंप लगाकर तुम्हें 200 रुपए की बेच रहा हूं। जब तुम 4 सीएफएल खराब करोगे, तब मुझे नुकसान होना शुरू होगा, इतने में 2 साल हो जाएंगे, खत्म। यस, दिस इज द लॉजिक ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स। 50 रुपए की मेरी सीएफएल वहां से आई चाइना से, मैंने मोहर लगाकर तुम्हें 200 रुपए की बेच दी, और 1 साल की गारंटी दे दी, रिप्लेसमेंट, फ्यूज होते ही मेरे पास ले आओ। 1 साल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। मैं अगर मैं 2 सीएफएल तुम्हें बदल भी देता हूं, तो भी मेरे पास 50 रुपए बचते हैं, और हर कस्टमर तो नहीं लाएगा बदल बदल कर, ठीक है ना। तो ये वाली चीज है, तो दिस इज द थिंग विच चाइनीज गुड्स आर वर्किंग ऑन, एवरीथिंग इज एक्सक्यूज मी चाइनीज टुडे। यस, सर, फिर हम चाइनीज से क्यों मंगवाते हैं चीजें? मोदी जी को पूछो। सी प्रॉब्लम तुम हिना बोल रही हो ना। यस सर। हाँ, देखो देखो हिना क्या, इधर इधर देखो, हिना क्या है, हमें क्या है, हमें सस्ती चीज चाहिए, हम इतने देशभक्त अभी नहीं हुए। कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि आई विल बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, लेकिन मैं खुद अभी तक वो कैम स्कैनर ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट ही नहीं कर पाया। वो चाइना की है, वो चाइनीज ऐप है, कैम स्कैनर ऐप इज चाइनीज ऐप, लेकिन मैं खुद डिलीट नहीं कर पाया। या फिर मैं एक अपने फोन से ट्वीट करूंगा जो चाइना में बना है, जिसकी बैटरी चाइना में बनी है, कि आई विल बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली मेरे को मोबाइल है ही नहीं मेरे पास मेड इन इंडिया। मेड इन अमेरिका मोबाइल है जो ही ना, वो 1.5 लाख का है, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं आईफोन वहां से ले आता हूँ अमेरिका से, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, Amazon.com से। हाँ, तो Amazon.in पर सब कुछ चाइनीज है, Amazon.com पर जो है वहां पर अमेरिकन चीज तुम्हें मिलेगी। .com इज अमेरिकन वेबसाइट, .in इज इंडियन वेबसाइट। .in पर तुम्हें सब कुछ, .com पर तुम्हें प्रोडक्ट के प्राइस भी डॉलर टर्म्स में दिखाएगा, लेकिन उस पर जो ट्रांजैक्शन होगी, यहाँ पर तो तुम्हें प्राइम में फ्री डिलीवरी मिल जाती है, क्योंकि चाइना ने गोदाम यही बनाए हुए हैं। वहां से तुम्हें फिर फॉरेन से ब्लू डार्ट से आएगा, वो शिप होकर आएगा। 10,000 रुपए तो मोबाइल यहाँ मंगवाने का किराया किराया लग जाएगा। 10,000 में तो ओप्पो वीवो का ऐसा फोन आ जाता है, जो मतलब जिसमें सारे फंक्शन है, सारे, तुम्हारा बीपी शुगर सब चेक कर देगा वो, मुझे लगता है ऑपरेशन भी कर देगा, इतने फंक्शन है उस फोन में। तो ये प्रॉब्लम है। एंड देन ही ना, वो इतनी टेक्नोलॉजी, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल्स पर खेल रहा है। जो चीज जापान तुम्हें 20 करोड़ की दे रहा है, वो चाइना तुम्हें 2 लाख में दे रहा है मशीन बनाकर। ये जितने तुम्हारी अब इंडस्ट्री बन रही है, नमकीन बनाने की मशीनें,
गाजर छीलने की मशीनें, आलू चिप्स बनाने की मशीनें, दूध की थैलियां पैक करने की मशीन, जो वीटा और वेरका, और जो अमूल अमूल जो मशीनें चला रहा है गुजरात में, दूध की थैलियां पैक करने की, मदर डेयरी जो इंडिया में दिल्ली में चला रहा है, एनडीआरआई करनाल में जो दूध अपना पैक कर रहा है, वो सब चाइनीज मशीनों पर कर रहा है। जापान की वही वर्जन ऑफ मशीन वाज वेरी वेरी कॉस्टली, दे रिप्लेस्ड इट बाय या टर्किश मशीन्स या फिर चाइनीज मशीन्स। टर्की इज द चाइना ऑफ यूरोप। हाँ, अगर तुम डेनमार्क से या वहां से जर्मनी से मशीन लाते हो तो वो करोड़ों में आती है, 20 करोड़ की, 30 करोड़ की। टर्की वही मशीन तुम्हें 40 लाख में दे रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिमिलरली जो जापान तुम्हें 20 करोड़ की दे रहा है, कोरिया तुम्हें 10 करोड़ की दे रहा है, चाइना वही तुम्हें 2 लाख की दे रहा है। Why will you not take Chinese? और Vivo and Oppo has more functions than Apple's iPhone. iPhone तो हार्डवेयर अच्छा है,